बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैट्रिक के बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं ना वो अच्छी तरीके से हो चुके हैं। FSC के भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो चुके हैं, कुछ रह चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। इस वक्त जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब उन्होंने ये सिलेक्ट करना है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, उन्होंने किस तरफ जाना है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। तो उनकी ये वाला जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने फ़ैसला लेना है। ऐसे ही है। अब वो बच्चे क्या सिलेक्ट करेंगे, किस तरफ जाना है उन्होंने। जैसे फॉर्मल एजुकेशन हमारी जो चल रही है उस तरफ जाना है, या उनको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज आ चुके हैं, आपको पता है मार्केट में, जिसमें ई-कॉमर्स हो गया, IT के ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हो गए हैं जो कि मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। अगर हम ये वाली चीज़ें देखें, जो आज का दौर है ना, इसमें आजकल अगर स्किल्स वाले जो लोग हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा बना रहे हैं। फ़लाना बंदा जो है इतने $1000 में इतने पैसे बना रहे हैं, IT की सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करके डॉलरों में पैसा कमा रहे हैं। तो ये वाली जो स्किल्स वाले लोग हैं ना, ये बड़ा पैसा कमा रहे हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने एजुकेशन की है, एक डिग्री हासिल की है, नॉर्मल पढ़ाकू भी सही सब कुछ, मगर उसके बावजूद वो जो स्टेबल नहीं हो पा रहे, देख रहे हैं हम उनको, वो एक जॉब कर रहे हैं, जॉब करके एक नॉर्मल इनकम जो है वो मंथली कमा रहे हैं। अब इस चेंज दौर में जो बच्चे हैं उनको हमने क्या सिखाना है कि वो किस तरफ जाएं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे पास प्रोफेसर इतने ज़बरदस्त रिज़ाउर रहमान साहब हैं, जो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। माहिर तालीम हैं और हमें गाइड करेंगे, और ख़ास आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चे के लिए, या अब जो बच्चा सुन रहा है उसको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, उसके लिए स्किल्स बेहतर है, या फिर ये जो तालीमी निज़ाम है उसको फॉलो करते हुए वो अपनी कोई ना कोई जॉब हासिल करे और वहाँ पे जॉब करे। तो हमारे पास जो मेहमान है रिज़ाउर रहमान साहब, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी सर? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि अब मैट्रिक बोर्ड के पेपर्स के बाद तो बच्चे सिर्फ ये फैसला करने के लिए बैठे होते हैं, और घर वाले भी बड़े परेशान होते हैं कि बच्चों ने क्या डिसाइड करना है, और कुछ लोगों के पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, जो निज़ाम चल रहा है हमारा, और बच्चों के लिए क्या बेहतर है? स्किल्स की कोई इस तरह की ऐसे कोर्सेज़ वगैरह जो हैं बच्चे कर लें, या फिर बच्चे नॉर्मल अपनी और मज़ीद आगे पढ़ाई डिग्रीज़ और हासिल करें? फ़िज़ा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने अपने शो में बुलाने का आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और मैं आपके तवज्जुह से वालिदैन के नॉलेज में जो चीज़ें लेके आऊँगा वो अपने बेस्ट पॉसिबल जो मेरा नॉलेज है उसके ज़रिए लाने की कोशिश करूँगा। और मैं आप सिर्फ यहाँ पे चंद चीज़ों पे मैं पहले निशानदेही करता हूँ, फिर उसके बाद वालिदैन अपने अपने बच्चे के बारे में ख़ुद एनालिसिस करें, वो कहाँ खड़ा है, वो कौन सी फील्ड उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी फील्ड वालिदैन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर कि वो आपके फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर साल तकरीबन मैट्रिकुलेशन में 35 लाख बच्चा, 3.5 मिलियन बच्चा पास आउट होता है, जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए, जो लोग देते हैं। तो 3.5 मिलियन बच्चा अगर फॉर्मल एजुकेशन में जाए तो फॉर्मल एजुकेशन उसको मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद वो उसके लिए जॉब्स मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है। तो अगर 3.5 मिलियन बच्चा ही सारा स्किल्स एजुकेशन में चला जाए तो शायद मेरा ख्याल है वहाँ भी इतना कंपटीशन हो जाएगा कि लोगों के लिए अर्निंग करना या अपना कोई स्कोप बनाना, अपना कोई सेटअप बनाना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब आपको फैसला सबसे पहले बच्चों को और पेरेंट्स को ये करना होता है कि हमारा गोल क्या है। देखिए, अगर आपका गोल मेडिसिन है, आपका गोल लॉ है, आपका गोल एजुकेशन है, आपका गोल बिजनेस है, तो आपको एक और तरह से डिसाइड करना है और आपको अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो 25 साल की उम्र से कम ग्रेजुएट्स हैं उसकी जो शरह है 4.67 है, 4.67 है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत थोड़ी है। तो फिर आप फॉर्मल एजुकेशन को ये नहीं कह सकते कि फॉर्मल एजुकेशन की वैल्यू कम हो गई है। फॉर्मल एजुकेशन में पहले ही हमारे पास बहुत कम बच्चों की तादाद है और टैलेंट बहुत कम है उसके अंदर। हाँ, ये दूसरी बात इसमें मैं यहाँ पे वालिदैन की नोटिस में लेके आऊँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्किल एजुकेशन हासिल करे, आपके पास पीछे फंडिंग की प्रॉब्लम है,
आपका बजट इतना नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो और आपका बच्चा इतना बहुत ज़्यादा शाइनिंग बच्चे होते हैं, बाज़ बच्चे एवरेज होते हैं और बाज़ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बैक बेंचर है, बी ग्रेडर है या एवरेज बच्चा है, तो फिर उसको फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर सूट करेगी। और फॉर्मल एजुकेशन में भी बहुत सारी आगे एजुकेशंस की लाइंस हैं, जैसे कि अगर आप देखें आईटी की बहुत बड़ी फील्ड है, आईटी की फील्ड के साथ ही अटैच्ड है फ्रीलांसिंग की फील्ड है, और इसके साथ अगर देखा जाए तो और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी फील्ड है। सर इसमें ये आपका वजह अपना भी मैं पूछना चाहूँगी कि ये वजह क्या है कि स्किल्स वाले जो बच्चे हैं जो ये शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, आईटी कोर्सेज करते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं? अगर ये जो डिग्री होल्डर बच्चे होते हैं अगर उनके साथ कंपेयर करें, उनकी कमाई क्यों ज़्यादा है? अच्छा, इसमें फ़िज़ा ये देखिए कि जो स्किल जितने भी हमारे स्किल्ड बच्चे होते हैं, जिनको स्किल कहा जाता है, स्किल जिन्होंने स्किल्स की एजुकेशन ली है, अमूमी तौर पे ये दूसरे ममालिक में काम करते हैं। इनका जो कस्टमर है, इनका क्लाइंट है, वो इंटरनेशनल है, वो इनको डॉलर्स में पे करता है, इनको पाउंड्स में पे करता है। तो अगर आप उस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी से मुताबिक मल्टीप्लाई करें तो वो एक अच्छी खासी आमदन बन जाती है। तो रीज़न बेसिकली पीछे इसके बैक एंड पे ये है। अच्छा, दूसरा एंड ये भी ज़रूर देखें कि जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद हमारे बच्चे जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, वहाँ उनको एप्रिसिएशन मिलती है, उनकी वहाँ पे डिमांड मौजूद है। अच्छा, तो आपको ये लगता है और कोई ऐसा फ़र्क जो आपको लगता है ज़रूरी आपको बताना चाहिए पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे? देखें, इसमें एक और रिक्वेस्ट मैं वालिदैन से ये करूँगा कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो आपके अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करती है वो सारी ज़िंदगी आपके काम आती हैं। उन सॉफ्ट स्किल्स में आप अगर चंद एक को मैं हाईलाइट करूं तो कम्युनिकेशन है, उसमें आपकी डिसीजन पावर है, उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और अगर इसको देखा जाए तो ये 20 के करीब स्किल्स हैं टोटल। ये जो 20 स्किल्स हैं ये आपको लाइफ में रोज़ाना की बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं अप्लाई करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स रोज़ आती हैं, उसकी सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग आपको अपने हर प्रोजेक्ट पे करनी चाहिए, इवन घर के मैटर्स में भी करनी चाहिए। पॉजिटिव भी सोचना चाहिए और फिर नेगेटिव भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हाँ ये ना हुआ तो इसका नेगेटिव या सेकंड ओपिनियन क्या होगा, तो ये भी सोचना चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी सुपर्ब होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पीएचडी एमफिल करने के बावजूद बच्चे जो हैं इंटरव्यूज़ देते जाके जॉब्स के लिए और थक जाते हैं, उनको कोई रिज़ल्ट नहीं अच्छा मिल रहा होता, जिस तरीके की उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वैसे उनको नहीं जॉब्स ऑफ़र कर रहे होते पाकिस्तान में। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना सर कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं जो स्किल्स वाले बच्चे हैं, जो आईटी वाले बच्चे जो ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, मगर जो बच्चे एमफिल की डिग्री और ये सब कुछ भी हासिल कर रहे हैं तो वो तो जॉब के लिए भी धक्के खा रहे हैं, उनको तो जॉब भी नहीं सही मिल रही। फिज़ा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये दरअसल ना एक और बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट पराया में है। मैं इसको थोड़ा सा बैक एंड से आपके सामने पेश करूँगा। देखिए, जो हमारा पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है ये रट्टा बेस्ड है। जो हमारा मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होता है ये रट्टे के ऊपर बच्चों की मेमोरी को कैलकुलेट करते हुए नंबर्स दिए जाते हैं। आपका मेमोरी का टेस्ट लिया जाता है, जबकि दुनिया भर में ना इसकी ना एक फॉर्मेशन बनी हुई है। अमूमी तौर पे 20% मेमोरी होती है, 60% जो है वो आपकी एप्लीकेशन, 60% आपकी उसके अंदर जो एप्लीकेशन कह लीजिए या उसकी अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए वो होती है, और 20% उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया 100% ही मेमोराइजेशन के ऊपर है, आपका बच्चा जो है कैसे फिर एप्लीकेशन करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा और उसका आउटपुट कैसे निकालेगा। तो हमारे जो मास्टर्स के बच्चे हैं, इन्होंने जो पढ़ा होता है इनको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ठीक होती है, पूरी तरह से समझा नहीं होता है, और उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप कह लीजिए कि हमारी वो नहीं होती कि वो उसको मीट कर सकें और किसी भी जगह पे जाके अपने आप को साबित कर सकें कि हम जो पोस्ट आपने हमें दी है ये हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट फिट है। सो व्हाई नॉट हम अपने बच्चों को बिज़नेस के लिए तैयार क्यों नहीं करते? हम अपने बच्चों को बिज़नेस क्यों नहीं सिखाते? हम बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं लेकर आते? हम उनको इस तरीके से क्यों प्रिपेयर करते हैं कि तुमने पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद जाकर इंटरव्यू देना है और फिर बॉस के ऊपर है तुम्हें सेलेक्ट करे कि नहीं करे, कंपनी के ऊपर है कि तुम्हें सेलेक्ट करे कि नहीं करे। फिर यहाँ पर पाकिस्तान की जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ग्रुपिंग है, मोनोपली है, पर्ची सिस्टम है, सिफारिश सिस्टम है, जहाँ पर बच्चों की काबिलियत को तो देखा नहीं जाता, मगर हाँ अगर किसी बड़े बाप का बच्चा आ जाता तो उसको फ़ौरन रख लिया जाता है। इस तरीके के माशरे में हमारे बच्चे जब तालीम हासिल करते हैं तो पेरेंट्स को पता तो होता है कि हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, यहाँ पे होना क्या है। तो व्हाई नॉट भी हम अपने बच्चों को जो है बिज़नेस की तरफ लेकर आएँ, उनका परवान जो है, उनकी सोच जो है डिफरेंट तरीके से चढ़ाएँ। व्हाई डोंट वी डू दिस? नहीं, बिल्कुल हमें यही करना चाहिए। और बिल्कुल मैं आपको इसमें अर्ज़ करूँ कि मैं चाइना अक्सर मेरा विजिट रहता है, पिछले 10 साल में मैं 10-12 दफ़ा गया हूँ। तो मैंने एक दफ़ा स्कूल विज़िट किया और मैंने वहाँ पे 15-16 साल के बच्चों को चंद क्वेश्चंस किए उनसे। तो उनसे जो मेरा क्वेश्चन था, बेटा आप अपने फारिग टाइम में क्या करते हैं? अच्छा। आपके पास क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? तो वहाँ पे जो उस क्लासरूम में तकरीबन 25 के करीब स्टूडेंट्स होंगे, 90% बच्चों का जवाब था कि हमारी शॉप है,
वो 9th क्लास में पढ़ रहे थे और उनके पास एक शॉप है जो उन्होंने अली बाबा पे खोली हुई है और वो ट्रेडिंग करते हैं। और उनके पास दूसरा जो एक बड़ा अहम मशगला था आपस में जो मैंने उनसे पूछा, वो अपनी जो कंपाउंडिंग है, उनकी मनी कंपाउंडिंग है, मनी मैनेजमेंट है, उसको आपस में डिस्कस करते हैं। उनके पास ये एक्टिविटीज़ हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो मोबाइल है ये बड़ा अच्छा टूल है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा समझें और आप इससे फ़ायदा लेना चाहें तो आप इससे लाखों कमा लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस मोबाइल को, इस टूल को नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बजाय इसके कि इससे फ़ायदा हासिल किया जाए, इसमें वो काम किए जाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम किल हो रहा है, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपकी जो अंदर एबिलिटी है वो ज़ीरो हो रही है और आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं वो टोटल अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हम दोबारा इसी टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे। उसी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा जी, ये बताइएगा किस उम्र में बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि मैंने करना क्या है? क्या देखिए, मैं एक बड़े मज़े की बात करूँगी। हमारे पाकिस्तान में ना 30 साल की उम्र तक तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है। अब वो 30 साल की उम्र में मैं जिसको कहती हूँ कि बंदा बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ कदम रखने के लिए शुरू हो जाता है, उस टाइम पे उसको ये सोचना पड़ता है कि भाई मैंने कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है, मैंने करना है कि मैंने जॉब करनी है या मैंने कोई बिज़नेस खोलना है, कोई दुकान। या वो बच्चा ये सोच रहा होता 30 साल के में, यार मैं मास्टर्स दोबारा ना कर लूँ। ये पाकिस्तान का क्यों है ये माइंडसेट, क्यों है ये, किसका कसूर है? अच्छा फ़िज़ा, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये भी है। इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि इसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कूल्स की, जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं। और स्कूल लाइफ में 6th क्लास में, 7th ग्रेड में, 8th में, 9th और 10th में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं, किस चीज़ में वो बहुत अच्छा है और कहाँ वो वीक है। उसकी वीकनेसेस और उसकी जो पावर्स हैं वो डिसाइड हो जानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल के साथ ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा तो रॉ माइंडेड है, उसको तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम, लेकिन वालिदैन और स्कूल के जो टीचर उस्ताद कराम हैं उनको आने वाले 10 साल के बारे में भी मालूम है कि कौन कौन सी फील्ड्स में आपके पास ग्रोथ मौजूद होगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि स्कूल्स को सिर्फ अपने एजुकेशन स्टेटस के ऊपर फोकस करने पे लगा दिया गया है। नंबर्स की दौड़ लगी हुई है। वालिदैन भी चाहते हैं हमारे बच्चे के नंबर आ जाएं, स्कूल भी चाहते हैं हमारे बच्चे के 1100 में से 1094 नंबर आ जाएं और हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर स्कूल्स की कम्युनिटी में और पूरे जो पेरेंट्स हैं उनके पूरे ख़ानदान में ये बात फैल जाए कि जी 1094 नंबर हमारे बच्चे ने ले लिए हैं और वो बड़ा ही ज़हीन और बड़ा ही लायक है। जबकि उसके अंदर जो अल्लाह ने उसको क्वालिटीज़ दी हैं, जो उसका टैलेंट दिया है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको निखारने के ऊपर ना स्कूल काम करना चाहता है, ना वालिदैन काम करना चाहते हैं। और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत काम करेगी? सर मगर मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि इतने नंबर लाने के बावजूद भी बच्चा कोई आइंस्टाइन नहीं बनता, कोई एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे। इतने पेरेंट्स जो है, मैं कहती हूँ इस चक्कर में बच्चों को सारी जिंदगी झोंक में लगा के रखते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और बच्चा आगे कुछ नहीं बनता, कख नहीं बनता। फिर ऊपर से स्कूल के कोर्सेज देख लें, अगर जहाँ पर पता चल जाता है कि बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, उस सब्जेक्ट में उसको आगे पुश नहीं किया जा रहा होता, उसके ऊपर मजीद और किताबें डाल के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ खिलवा रहे होते हैं कि नहीं तू ये भी पढ़, इसमें भी मार्क्स ला और इधर भी तीर मार ले। भाई जिसमें वो अच्छा है उसको आगे क्यों नहीं लेके जाते? फिर यही सारी ज़िंदगी उसकी जो है ना उम्र गुजर जाती है, यही किताबों के चक्करों में, इन्हीं कोर्सेज में पढ़े पढ़े। कसूर किसका है? देखिए, इसमें मैंने तो अर्ज़ की कि सबसे पहले तो इसमें स्कूल है जो रिस्पॉन्सिबल है। आप स्कूल को ही कसूरवार ठहराना चाहिए इसके अंदर। हाँ। और सेकंड नंबर पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो पेरेंट्स हैं और वो भी कसूरवार हैं। इसमें थोड़ा सा वालिदैन से और मैं स्कूल से ये गुजारिश करूँगा कि नंबर की जो दौड़ है ना, जब तक आप वो माइंडसेट से नहीं निकालेंगे, अपने जहन से नहीं निकालेंगे, आप बच्चे की दूसरी क्वालिटीज़ को देख ही नहीं सकेंगे, जज ही नहीं कर सकेंगे। सर आप तो बाहर के मुल्क में भी रहे ना, वहाँ पे क्या होता है, क्या तरीक़ेकार है, क्या निज़ाम है, हमारे से शेयर करें। क्यों वहाँ के लोग जो हैं कुछ बड़े बन के निकलते हैं, कामयाब बन के निकलते हैं? देखिए फ़िज़ा, बाहर के ममालिक में जो हमारी जो उनकी ये सेकेंडरी स्कूलिंग है ये बड़ी इजी है, आसान है। अच्छा। बच्चे को बड़ा एक कंफर्टेबल माहौल में बढ़ने दिया जाता है, फैलने दिया जाता है और उनके ऊपर कोई एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों के पास स्किल्स करने का भी पूरा मौके मौजूद होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स मैंने खुद विज़िट किए हैं जहाँ पे बच्चों को यानी एक हमारा प्रोफेशन है कारपेंटर का,
वो पूरा उसका काम सिखाया जाता है कि आपने मेज़ कुर्सी कैसे डिज़ाइन करनी है और कैसे बनानी है, और वो पूरा ग्रुप जो है वो एक ग्रुप स्टडी के अंदर करते हुए उसको बाकायदा बनाता है, वहाँ परफॉर्म करता है। और इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स हैं वहाँ पे ऐसी जिसको बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिस करवा दिया जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पाकिस्तान के स्कूल्स में इसको प्रैक्टिस करवाया जाए ना, तो लोग तो स्कूल में अपने बच्चे ही नहीं भेजेंगे, वो कहेंगे हमने कारपेंटर बनाना वास्ते बच्चे भेजे ने, असी उन्होंने लकड़ी का काम करवाना है। तो ये हमारा माइंडसेट इतना चेंज है। वहाँ पे बच्चे को हर काम प्रैक्टिकल करवाया जाता है, क्रिएटिविटी डेवलप की जाती है, बच्चे की सोच को उभारा जाता है, उसकी सोच को प्रमोट किया जाता है। वालिदैन बच्चे से पूछते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ और आप स्पोर्ट्स करें, आपने फुटबॉल खेलना है, सॉकर खेलना है, क्रिकेट खेलना है, वट एवर यू वांट। आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, आप म्यूज़िक में आगे जाना चाहते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आप एक किसी भी और फील्ड में फ़र्ज़ कीजिए कोई है वो एजुकेशन में जाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वहाँ फुली सपोर्ट होती है वालिदैन की और टीचर्स की। और बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है, टैलेंट क्या है, और टैलेंट को उभारा जाता है, बजाय इसके कि आप उसको कहें कि आपने ये सारी बुक ज़ुबानी याद करनी है, सारी मेमोराइजेशन करनी है। बेशक आपको अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो हो, लेकिन मेमोरी पूरी होनी चाहिए आपकी। कोर्स करवा रहे हैं, आपने बताया ना, कंपेयर टू वेस्ट हम लोग यहाँ पे मुश्किल कोर्स करवा रहे हैं, उसके बावजूद हम पीछे हैं, ये भी बड़े अफसोस की बात है। देखिए, जो हमारा मैट्रिकुलेशन का निज़ाम है ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जड़ है। इस मैट्रिकुलेशन के निज़ाम के जितने नुकसानात हैं उससे 10% भी इसके फ़ायदे नहीं हैं। हमारे मैट्रिकुलेशन निज़ाम में तो बच्चों को रट्टू तोता जो कहा जाता है ना, सिर्फ रट्टा लगा लिया है और कॉन्सेप्ट नहीं पता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, देखिए एक मिसाल, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो कुरान को पहले हम अरबी में पढ़ते थे, आज हर शख्स कह रहा है कुरान को तर्जमे से पढ़ें। तो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह के बाकी दीन की पहचान होगी, आप अपनी लाइन्स को, अपनी डायरेक्शंस को ठीक करेंगे। तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। पहले हम रीडिंग कर रहे थे, आज अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारे जो मैट्रिकुलेशन के बच्चे हैं वो आज भी रीडिंग कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग पे आज भी नहीं आए और अभी पता नहीं कितने सालों के बाद आएंगे। जो हमारा यहाँ प्राइमरी का और जो एलिमेंट्री का करिकुलम है वो SLO बेस्ड है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स उसमें पढ़ाए जाते हैं। और जो ही बच्चा 9th और 10th में आता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की बेस के ऊपर एग्जाम्स ही नहीं होते। आप ये देखें, पीछे से सारा स्कूल ने मेहनत की, उसको स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे लेके आया, उसको कॉन्सेप्ट दिया कि आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो ही वो मैट्रिक में गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग गई भाड़ में। बोर्ड ने अपनी मर्जी से पेपर लेना है और रट्टे के मुताबिक लेना है, और चेक भी अपनी मर्जी से करना है। वो चेक करना है जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ठीक हो, यानी पूरा एग्जैक्ट आपने वर्ड लिखा हो। बदल नहीं सकते। फिर आपने, अगर आपने बदल लिया, आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। और अगर आपने ठीक लिखा तो फिर 1100 में से 1100 भी आ सकते हैं, हुए हैं। बल्कि ये जो एक दौर पीछे ऐसा आया था 3-4 साल पहले, 1100 में से 1120 नंबर चले गए थे। ये दुनिया की अजीब साइंस थी कि 1100 में से 1120 नंबर भी आ गए थे। फिर उनको पता लगा हमने गलत फार्मूला बना दिया है। वो मैंने बहुत सारे चैनल्स पे जाके हाईलाइट किया कि आपने फार्मूला गलत बना दिया है, इसके तहत तो बच्चों के नंबर 1100 से एक्सीड कर जाएंगे। फार्मूला रिवाइज़ किया गया कि हाँ ये वाकई गलत है। तो हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे ना बच्चों की फेवर में, वालिदैन की फेवर में, बच्चों के टैलेंट को देखते हुए, वालिदैन की ज़रूरत को देखते हुए काम नहीं किया जाता। हम उस गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, जो गवर्नमेंट अपने आप को देखती है कि मुझे किससे फ़ायदा होगा। सर, आप माहिर तालीम है, मैं चाहूँगी 1 मिनट के लिए खड़े हुए हैं, और जितने भी पेरेंट्स हैं ना यहाँ पर, आपने उनको आज एक ऐसा मैसेज देना है जो मुझे लगता है उनको सारी ज़िंदगी याद रहे। अब क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, अभी जो बच्चे फ़ैसला ले रहे हैं, ठीक है, बच्चों को क्या सिखाएं, क्या समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ खड़े होकर तरीके से बताएं। देखिए, मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि जो आप आने वाला दौर है उसको थोड़ा समझिए और आने वाले दौर के मुताबिक अपने बच्चों को एजुकेट करें। आप फॉर्मल एजुकेशन देना चाहते हैं, ज़रूर फॉर्मल एजुकेशन दें। आप डिसाइड करते हैं कि उनको स्किल्स एजुकेशन देनी है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। दोनों फ़ैसले ठीक हैं, ये आपको खुद करने हैं। आपने अपना गोल सेट करना है, अपने बच्चे का गोल देखना है, उसका टैलेंट देखना है, और ये आपने डिसाइड करना है। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम पहले मिस करते रहे हैं, उसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। जिसमें सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन है, वो उर्दू में है, वो इंग्लिश में है, बोथ लैंग्वेजेस में है। आपने इंटरनेशनली अपने बच्चे को स्कोप देना है, इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर वो मुमकिन नहीं है। सेकेंडली, आपके बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी तरक्की के अंदर बहुत बड़ा एक पुल है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपके बच्चों को करनी आ जाएगी, ये सारे करोड़पति बनेंगे। और कोई मुश्किल काम नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ बच्चों को अगर आप शुरू में कंपाउंडिंग समझा दें और उनको पैसे जमा करना बता दें और वो अपनी पॉकेट मनी से सेविंग करते हुए कुछ वो अपना सेटअप तैयार कर लें, कुछ सेविंग कर लें, तो वो आने वाले दौर में उसको करोड़ों में बदल लेंगे। आप इसके ऊपर ज़रूर मद्देनज़र रखें। और थर्ड ये कि आपको नेक्स्ट वर्ल्ड के साथ
बिल्कुल इग्नेट रहना पड़ेगा, साथ जुड़ के रहना पड़ेगा और उसको साथ साथ देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं। जो हम पहले पढ़ा रहे थे आज उसकी ज़रूरत नहीं है। जो अब इस वक्त लोग जॉब्स कर रहे हैं आने वाले 5 साल में वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। अमेरिका कहता है हमारी 4.5 मिलियन जॉब्स अगले 10 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो जाएंगी। एआई ने जो आके सारे रिफॉर्म्स कर दिए हैं और जो करने हैं उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें और ये वालिदैन का काम है कि बच्चों के इन सारे मैटर्स को खुद देखें। ये टीचर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। टीचर्स हर साल चेंज होता है, वालिदैन हमेशा ही कहते हैं। इतना अच्छा आपने समझाया। मैं कहती हूँ अभी भी अगर अकल है ना तो जिस तरीके से भी सर ने यहाँ पर समझा दिया है, बात को ख़त्म करें, समझें, खुदा के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएं। टेक अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस सर। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम लोग हमेशा जो है बात कर रहे थे स्किन केयर की। स्किन केयर के पहले कुछ और लाज़िमात थे, अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो गया है, अब लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया, हमारी ग़िज़ा डिफरेंट हो गई है, मैं तो कहती हूँ हमारी धूप भी डिफरेंट हो गई है, यू नो। तो अब हमारे जो ख्याल करने के तरीके हैं वो भी डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे पास आ गई है स्किन केयर रूटीन्स में यह है कि डे रूटीन अलग है, नाइट रूटीन अलग है। तो अब उस रूटीन में ना बंदे फंस गए, लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कि अगर ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स हम इस तरह से अपने चेहरे पे सुबह लगाते हैं तो वो रात को फिर क्या लगाएं। और अगर यही प्रोडक्ट ले रहे हैं स्किन ठीक करने के लिए तो रात को नहीं लगानी है, क्योंकि वो स्किन को कोई कहता है कोई ड्राई कर देगा, कोई कहता है एक्नी कर देगा, कोई कहता है बॉन्ड स्किन हो जाएगी। तो ये हमें मसले समझ नहीं आ रहे। इनको समझने के लिए हमें कोई स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट ही हमें बता सकता है, हमारी रहनुमाई कर सकता है कि हमने क्या करना है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे नाइट टाइम स्किन रूटीन के बारे में, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। आप कॉल्स भी कर सकते हैं और हमारे पास होंगी डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और हमारी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक है। जान लग रही है। मैंने आपको आते ही कह दिया तो मैं और ये एक जैसा जोड़ा लेके आए हुए, पहले इन्होंने पहन लिया, शुक्र है कि आज मैंने पहना कोई नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी कि नाइट टाइम स्किन रूटीन, मुझे लगता है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रात का जो कुछ भी लगाया है सब कुछ है वो बड़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है चेहरे पे, और हम उसके बाद कुछ कर नहीं रहते तो सो रहे होते हैं, या तो हमारा जो लगाया लगोया है वो तकिए को मुंह में पुज जाता है या फिर किसी रज़ाई की जीनत बन जाता है। तो हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं कि रात को जो कुछ भी स्किन पे हम अप्लाई करें, सब कुछ करें, वो सुबह हमारा मुंह चमका हुआ, पॉलिश, चमकदार, खूबसूरत हो सकता है। जी बिल्कुल फ़िज़ा, मेरे ख्याल में तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन जो वो नाइट रूटीन ही है, क्योंकि आप नाइट में जो रूटीन करोगे वही आपकी स्किन को एक्चुअली फ़ायदा दे रही है, क्योंकि वो 7-8 घंटे जो भी आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो वो फेस पे लगे रहेंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। अगर हम उनका सीक्वेंस ठीक रखते हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी होंगे और इफ़ेक्टिव भी बहुत होंगे। और आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रूटीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर आपने रात को बहुत अच्छी रूटीन कर ली है तो सुबह उठते ही आपकी स्किन प्रेप्ड है, बिल्कुल आप उसको उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो, सादा पानी से भी मुँह धो के जा सकते हो। अगर आपने नाइट टाइम रूटीन अच्छे से कर ली है तो दोबारा से मॉर्निंग में रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती फेस को, आपका फेस बिल्कुल रेडी होता है। तो नाइट टाइम रूटीन हमेशा मैं कहती हूँ कि कब शुरू होती है, जैसे ही आप ऑफिस से वापस आते हैं या आपका दिन ख़त्म होता है, असर के वक्त से नाइट टाइम रूटीन शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि रात 9 बजने का इंतज़ार करना है आपने। हाँ। अब जैसे ही घर वापस आए हैं आपने सबसे पहले अपना चेहरा जो है वो वॉश करना है। अब चेहरा वॉश करने के लिए आपका फेस वॉश या क्लेंजर कैसा होना चाहिए वो डेफिनेटली आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है कि ऐसा क्लेंजर लेना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2% होना चाहिए। अच्छा। अक्सर फेस वॉश में या क्लेंजर्स में सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता Why है। is that important and what it क्योंकि works वो for? आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी डीप क्लेंजिंग करता है। तो सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है, क्योंकि वो ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, थोड़ा सा डीप क्लेंजिंग कर रहा है। तो बहुत ड्राई स्किन वाले सैलिसिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। Alright. ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है या एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए है। अच्छा, तो ये अपने फेस वॉश में देख लें, जी, बिल्कुल। अपनी जो भी प्रोडक्ट्स रात को लगा रहे हैं उसमें देख लें कि ये मौजूद हो, ये और मौजूद जिनकी हो। ड्राई स्किन है उनमें ना हो। उनमें ना हो, उनमें 2% ना हो। वैसे तो फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड होता है, अच्छा। बाय रूल होता है। वो कितने परसेंटेज? लेकिन उसमें परसेंटेज उन्होंने मेंशन नहीं की होती। जैसे ही आप ऑयली, उसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि लिखा हुआ है ऊपर फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉन कॉमेडोजेनिक,
या फॉर एक्नी प्रोन स्किन, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से भी मेंशन्ड होती हैं। अच्छा। आपको शायद परसेंटेज उस तरह से ना मिले। कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हों तो उसमें परसेंटेज लिखी होती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपका 2% तक है। अच्छा। तो या फिर बेंजाइल ऑक्साइड एक बहुत अच्छा एक्नी कंट्रोल इंग्रेडिएंट है। तो आपने ये देखना है, बेंजाइल ऑक्साइड वाले बहुत सारे अच्छे फेस वॉश आए हुए हैं, लेकिन ये मेडिकल ग्रेड फेस वॉश होते हैं। शायद आपको कमर्शियली अवेलेबल ना हो, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पे ये अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल बेंजाइल वाले। जी, बेंजाइल और पेरोक्साइड। ये क्या काम करती है? ये एक्नी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आपके फेस वॉश में अगर बेंजाइल पेरोक्साइड मौजूद होगा तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपके सीबम रेगुलेशन होगी और आपके एक्नी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो आपके फेस वॉश में ये चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मेरी बात सुने, जो गर्मियों का वेदर है, आपको पता है सारा जी। सीज़न इसी तरह धूप और गर्मी गुजरेगी, तो ये जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो जॉब पे जाती हैं ख़वातीन, और ख़ास भाई भी मेरे जितने घर से बाहर जाते हैं, काम पे निकलते हैं, बाइकों पे जाते हैं, तो वो रात को इस तरह का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, रात को ही ये इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सारे दिन की गर्दो गुबार, अगर किसी की ड्राई स्किन भी है ना, तो सारे दिन के गर्दो गुबार का एक लेयर होती है, तो उसको एक्सफोलिएट करना, ऊपर वाली डेड लेयर को या मैल कुचैल की लेयर को उतारना, ये सिर्फ सैलिसिलिक एसिड का काम है। और जब तक आपके फेस वॉश में ये प्रेजेंट नहीं होगा, आपका फेस सही तरह से वॉश नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोगों की कंबाइंड स्किन होती है कि नाक पे तो तेल है, ठीक है, चीक्स पे थोड़ी सी होगी। मैं ये सवाल भी दोबारा करती हूँ ब्रेक के बाद, पहले, ठीक है? ओके जी, डॉक्टर कंज़ा हमारे साथ मौजूद है। हम नाइट रूटीन की बात कर रहे हैं, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। एक बेंजाइल हमें बता दिए जो कि फेस वॉश के अंदर होना चाहिए, जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए हमें कारआमद होगा। एक ये नई चीज़ थी, उसको भी रिपीट कर दिया मैंने ख़ास तौर पे कि आप लोग जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो बेंजाइल वाले फेस वॉश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, और क्या करें, 3 जो स्टेप हैं, 4 जो स्टेप हैं, 7 जो स्टेप हैं, इतने स्टेप्स आ गए, उनमें से हमने क्या फॉलो करना है ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए, बता दें। जी फिज़ा, बिल्कुल, हमेशा ये कहती हूँ कि कीप इट सिंपल। जितना सादा रखेंगे रूटीन को और जो आपको ज़रूरत है बस वो करेंगे तो स्किन इरिटेट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपने स्किन के अकॉर्डिंगली फेस वॉश यूज़ कर लिया आपने। जैसे हमने अभी बताया कि ऑयली स्किन के लिए आपने सैलिसिलिक एसिड 2% और बेंजाइल पेरोक्साइड वाले फेस वॉश यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, जो कि कुछ ख़वातीन की होती है, मेल्स की यूजुअली ऑयली ही होती है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि ऐसे माइल्ड से फेस वॉश होने चाहिए जिनमें सिरामाइड्स हों या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश हों, या जिनके ऊपर लिखा हो फॉर ड्राई स्किन, तो आप वो यूज़ करेंगे और सबसे पहले उसे क्लेंस करेंगे। अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो फिर तो डबल क्लेंजिंग होगी। सबसे पहले आपका वाइप होगा सारा जो मेकअप है विद मिल्क बेस्ड क्लेंजर और अ टोनर, और उसके बाद आप अपने फेस वॉश से चेहरा साफ़ करेंगे। फिर जनाब दरमियान में मर्द तो मेकअप नहीं करते, फिर भी उन्होंने करनी है क्लेंजिंग? उनको ज़रूरत नहीं है। अगर मेकअप अप्लाई किया हुआ है फिर डबल क्लेंजिंग करें। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद दरमियान में जो है आपकी एक्टिव्स आएंगे। एक्टिव्स का मतलब है जिसकी आपकी स्किन को ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन में छाइयाँ हैं या पिगमेंटेशन का मसला है, तो आपको आपके डॉक्टर ने दिया होगा कोई मेडिकल ग्रेड अल्फाबिटिन, कोजिक एसिड वाली क्रीम्स जिनमें ग्लूटाथायोन हो, PDRN हो, ये वाली क्रीम्स जो कि आपके पिगमेंटेशन को ख़त्म करती हैं, वो लगेंगी। और उसके बाद उसको आपने लॉक कर देना है अपने मॉइस्चराइज़र से। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होगा। एक्नी वालों के अलग मॉइस्चराइज़र्स होते हैं और ड्राई स्किन के अलग मॉइस्चराइज़र। अच्छा, हमारे दिमाग में होता है कि हमने कोई अगर जैसे कोई भी टोनर या कोई ऐसी चीज़ लगा ली, लिक्विड में कोई लगा लिए, तो उसके बाद जब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो तो उसको मलने के बाद फिर इधर उधर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूजुअली आजकल आपको पता है सिरम्स, एक्टिव सिरम्स की फॉर्म में आते हैं या क्रीम्स की फॉर्म में भी आएँ, तो पहले आप अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करें, कुछ 2-3 मिनट का टाइम दें और उसके बाद हल्की सी लेयर अपने मॉइस्चराइज़र की लगा दें। तो हम कहते हैं ये लॉक हो गया। जैसे आप कह रहे हो ना कि हम सोते हैं तो वो रज़ाई की जीनत बन जाता है या वो तकिए की जीनत बन जाता है, तो अगर आप मॉइस्चराइज़र से उसे लॉक कर देते हैं ना, तो वो फिर किसी चीज़ की जीनत नहीं बनता बल्कि आपकी स्किन की जीनत बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है आपके एक्टिव्स को। अब हमने पिगमेंटेशन की बात की, इसी तरह कुछ लोग जैसे 30+ हैं तो वो एंटी एजिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो एंटी एजिंग के लिए आप या रेटिनॉल यूज़ करते हैं या फिर आप कोलेजन एंड पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं। तो अगेन आपके चेहरे पे सबसे पहले एक्टिव्स जाएंगे जिनको आप चाहते हैं कि ये काम करें मेरे चेहरे पे। अब एंटी एजिंग चाहिए तो रेटिनॉल 2% जाएगा, या आपके सिरामाइड्स, कोलेजन एंड पेप्टाइड वाला सीरम जाएगा, और उसके बाद अगेन आपने उसे मॉइस्चराइज़र से लॉक कर देना है। अच्छा। इसी तरह हमारे भाई होते हैं जैसे, तो उनकी भी ऑयली स्किन होती है, उनके लिए भी हम कहते हैं या तो AHA BHA पील वाला एक होगा सिरम,
वो तो आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप अगेन रेटिनॉल सीरम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो एंटी एक्नी भी है, आपकी सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, एक्नी को कंट्रोल करता है, सेल्स को रेगुलेट करता है और आपकी स्किन की एंटी एजिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसलिए आप रेटिनॉल लगा के अगेन मॉइस्चराइज़र से लॉक कर देंगे और ये पूरा 7-8 घंटे ये काम करती रहेंगी सारी चीज़ें। और सुबह के वक्त सिर्फ आपने क्लेंजर से चेहरा वॉश करना है और अपना SPF लगा के तो आपने निकल जाना है। और अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर आपने रेटिनॉल ना लगाया हो और जस्ट आप अपनी कुछ लगाए मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाए हुए हैं या आपने एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स लगाई हुई हैं, तो आप जस्ट प्लेन वाटर से चेहरा वॉश करें और देखें अगर तो ऑयल नहीं आ रहा 15-20 मिनट के बाद तो आपने जस्ट SPF यूज़ करना है। आपको कुछ फेस वॉश यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो ड्राई स्किन होती है अगर वो सुबह मॉर्निंग में चेहरा अपने फेस वॉश से धो लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो इसलिए अपनी स्किन को देखें कि 15-20 मिनट के बाद उठने के सादा पानी से चेहरा वॉश करें, 15-20 मिनट के बाद देखें कि कैसा फ़ील कर रही है आपकी स्किन, आइदर ड्राई हो रही है या चेहरे पे ऑयल आना नाक के ऊपर शुरू हो गया है, तो आपकी स्किन आपको बताएगी कि आप इसके ऊपर क्या लगाना है। तो अगर तो ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ऑयली स्किन है, आपने फेस वॉश यूज़ करना है। अगर ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई है बहुत, तो बिल्कुल भी उसे फेस वॉश से उसकी pH ख़राब ना करें। आप सिंपल सादा पानी से चेहरा धोएं और अपना SPF लगाएं, एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाएं और अपने काम पे जाएं। और ये जो विटामिन C सीरम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं, बिल्कुल, तो इसके बारे में बता दें, रात को भी क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है? हाँ, विटामिन C क्रीम्स हो गई या फिर सीरम्स हो गए? विटामिन C को बेसिकली हम सन ब्लॉक के साथ कंबाइन करते हैं। अच्छा। सन ब्लॉक से पहले अरे डे टाइम, राइट? डे टाइम बिल्कुल। विटामिन C जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्योंकि ड्यूरिंग द डे हमारा एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा हमारी स्किन एक्सपोज रहती है, सन से एक्सपोज रहती है, तो उसमें आपने एंटीऑक्सीडेंट मॉर्निंग में लगाने हैं, जस्ट बिफोर योर सन ब्लॉक। सन ब्लॉक से पहले आपने विटामिन C सीरम के 2 कतरे अपने पूरे फेस पे लगाने हैं, उनको ड्राई होने देना है 2-3 मिनट और उसके बाद ऊपर अपना सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। ऑलराइट। अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइजर फिर ज़रूरत नहीं है। अगर हम विटामिन C क्रीम, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, वो मॉइस्चराइजर ही है। आपके अच्छा। मॉइस्चराइजिंग लोशंस होते हैं जिनके अंदर SPF होता है, ठीक है। आइदर आप वो यूज़ करेंगे। दैट्स इनफ। That's enough. ओके, इट्स नॉट लाइक मॉइस्चराइजर एंड देन द सन ब्लॉक। बिल्कुल भी इतनी लेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना सन ब्लॉक ही वो लें जो मॉइस्चराइजर भी है। ठीक है। तो उससे पहले आप बस एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। वाह, अच्छा, ये जो टूल्स आ गए बहुत सारे फेस के मसाज के, रात को कहते हैं कि उसको टूल्स के थ्रू जो है ना मसाज करें चेहरे पे, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, यू नो स्टफ ऑल दैट, अपनी आईब्रो को लिफ्ट करने के लिए कुछ स्टोन्स हैं, कुछ रॉड्स हैं, कुछ वाइब्रेटर वाले ऐसे यू नो टूल्स निकल आए। तो इज़ दैट रियली वर्थ इट टू यूज़ बिफोर और लाइक व्हेन वी अप्लाई द सीरम एंड ऑल? तो हम उसको इस्तेमाल करके ऑब्जॉर्व करवा सकते हैं मसाज एंड ऑल? बिल्कुल। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के लिए तो नहीं फिजा, मैं कहूँगी कि वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मुझे ऐसे लगता है कि रात को भी, लेकिन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप ज़्यादा पफी होते हैं। हाँ। तो वो टूल्स जैसे गौशा आया हुआ है, तो गौशा स्टोन जो है वो बेसिकली आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहा है। अच्छा। आप जहाँ भी उसको लगाएंगे वहाँ से वो फ्लूइड्स को निकालेगा और ड्रेन करा देगा। हाँ। तो हमें मॉर्निंग में ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पफीनेस को कम करने के लिए। तो गौशा स्टोन बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल उसको यूज़ करें। अपने कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र या हम कहते हैं बेसिक ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे वेरी लाइट वेट ऑयल्स होते हैं, रोज़मेरी ऑयल है, कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, थिक हो जाता है, स्किन पे बारीक बारीक एक्नी भी आ जाती है कोकोनट। जी बिल्कुल। तो इसलिए रोज़मेरी ऑयल बड़ा लाइट वेट है। मैं अक्सर अगर गौशा यूज़ करना हो तो मैं रोज़मेरी ऑयल यूज़ करती हूँ और उसमें आप सुबह वही रोज़मेरी जो सर पे भी लगा लेते हैं, वो चेहरे पे भी बिल्कुल, इजीली। अच्छा, बिल्कुल, इज इट गुड फॉर द मसाज एंड फॉर द पफी फेस? बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन विद गौशा, गौशा के साथ आप यूज़ करेंगे। और गौशा की डिफरेंट टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में बहुत अच्छा काम करते हैं। जब किसी जगह से आप ये समझें कि ये एक किस्म का योगा भी है और लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जहाँ से फ्लूइड्स निकलेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एंटी एजिंग भी होगी। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बढ़ेगी तो आपकी स्किन फ्रेश होगी, नए सेल्स आएंगे और आप यंग रहेंगे। वाह, आज कितनी नई नई टेक्निक्स, कितनी नई नई चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। इनफैक्ट यू नो यही चीज़ें आपको यू नो पता चले, इसीलिए हम यहाँ पे डॉक्टर कंजा को बुलाते हैं और हमारे पास आती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। एंड विल फॉलो दी स्टेप्स, नाइट की भी और थोड़ी बहुत सुबह की भी बता दी, उनको भी फॉलो कीजिए। अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आपने कभी मट्टी खाई है? मैं तो बचपन में मट्टी खाती थी। अच्छा, फिर मट्टी से छुड़वाया तो उसके बाद जब बारिश होती थी ना, तो जो दीवारें होती हैं घर की, वो सूंधी सूंधी खुशबू है, उसमें से भीनी भीनी खुशबू आती है, मुझे इतनी अच्छी लगती थी। फिर वो जो दीवार चूना छोड़ती है ना, मैं उसका चूना निकाल निकाल के वो खाती थी। Oh my God, वो खुशबू अभी तक मेरे अंदर रची बसी है। इसी तरह जो लोग सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि क्या क्या खाते थे कोई और क्या खा रहे होंगे। बचपन में तो बच्चे अक्सर ये खाते रहते हैं, ठीक है। चौक भी बड़ी खाई है मैंने। अच्छा, चौक खाती नहीं थी तो चाटना शुरू कर देती। इस तरह की चीज़ें। बच्चे जूती खाते, चप्पल खाते, मार खाते, तो मैं खाती थी चूना, मट्टी, चौक, अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ना गलती में, बच्चे ऐसी मुंह में ना कॉइन लेके ऐसे खेल रहे होते हैं और एकदम से वो कॉइन जो है ना मुंह के अंदर चले जाता है। कुछ लोगों के बच्चों के कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन अंदर चले जाते हैं। कुछ लोगों ने चाबियां निकली हुई हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, चाबी अंदर। मगर खैर, हम बात करेंगे आज मट्टी के ऊपर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है ना, वो है मट्टी। अब वो क्या चीज़ की कमी होती है बच्चों के अंदर? आयरन डेफिशिएंसी होती है या फिर और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आज डॉक्टर साहब हमने यहाँ पे बुलाए, पूछेंगे इनसे, क्योंकि इसके बड़े नुकसानात हैं। आपको पता है, इसके खाने से बैक्टीरिया पैदा हो सकता है, पेट में कीड़े हो सकते हैं और बड़े डेंजरस कुछ अटैक भी हो सकते हैं। और वो क्या क्या है? डॉक्टर शहराम तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इसलिए इनको मदऊ किया है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में जानें और अपने बच्चों को बचाएं, और बच्चे भी गौर से सुन लें, ये गलती ना करें। इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं जो करती थी सबसे गलत था, मेरे पेट में कीड़े हो गए थे। हाँ, चलिए जी, डॉक्टर शहराम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी थे? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक है सर, ये जो मैं क्योंकि मट्टी खाती थी, मेरे पेट के कीड़े मेरे दिमाग में चले गए, मैं आज एंकर बन गई। तो मुझे बताइए कितने नुकसानदेह होते हैं? देखें, ये मिट्टी खाना तो ये एक नॉन न्यूट्रिशियस थिंग है, तो ये बच्चों में हो जाता है। तो बच्चे जो, लेकिन इसकी ख़ास डेफिनेशन है, ख़ास उम्र के बाद अगर मिट्टी खाएं तो वो नुकसानदेह वाली बात होती है जी। वरना ये बच्चों की एक नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर है बच्चों का, कि जो चीज़ भी पकड़ी होगी उसको वो हाथ में पकड़े मुंह में डालेंगे। उसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं माउथिंग, कि बच्चा ना हर चीज़ हाथ में पकड़ के डाल लेता है। अच्छा। लेकिन अगर एक ख़ास उम्र के बाद, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर बच्चा 2 साल के बाद भी नॉन न्यूट्रिशियस थिंग्स, जो कि न्यूट्रिशियस नहीं है, हार्मफुल है, वो चीज़ें खाए, उसको हम पाइका कहते हैं। तो इस लिहाज से जो बच्चा पाइका कहते हैं उसको। तो उसमें होता है कि जी दिस इज द अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस थिंग्स, कि वो खाना तो वो बच्चे की सेहत के लिए, अगर वो कोई जिस तरह की चीज़ खा रहा है, अगर वो मिट्टी खा रहा है तो उसके अलग नुकसान हैं, अगर वो पेंट खा रहा है तो उसके अलग नुकसान हैं। कुछ लोग आइस खाते हैं, ठीक है। सर, वजह क्या है ये जो 2 साल के बाद भी खा रहा है? इसकी वजह क्या? क्रेविंग क्यों है उसको? इस चीज़ की क्या क्रेविंग है बच्चे को? देखिए, अक्सर तो लोगों का ये ख्याल है कि जी, जैसे कि आपने अपने शो के ओपनिंग सेंटेंस में कहा है कि जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आयरन की, जिंक की, कैल्शियम्स की, और भी कई डेफिशिएंसीज हैं, क्योंकि हमारा मुल्क क्योंकि मेल न्यूट्रिशन में है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो लोगों को एक तो, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि न्यूट्रिशनल इग्नोरेंस ज़्यादा है और लोग खाते भी नहीं हैं, प्रॉपर बच्चों को होने के बावजूद चीज़ें ठीक नहीं देते। और दूसरी चीज़ है डेवलपमेंटल और आपका सोशल बिहेवियर, उसकी बहुत है, जिसमें चाइल्ड निगलेक्ट है, पेरेंट सेपरेशंस हैं, पेरेंट्स का प्रॉपर टाइम ना देना बच्चों को। बेशक बच्चे जो स्ट्रेस में रहते हैं उनमें ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे नाखून खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में, ठीक है, पेपर खाना शुरू कर देते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो हैं ही हैं, स्ट्रेस भी जो है ना, और जो आजकल की ये जो मोबाइल का दौरा है, ये जो हमारा दौरा ही कहूँगा मैं इसको वैसे तो, लेकिन जो इरा है, हम कहते हैं सोशल मीडिया इरा, जिसमें जो हैं फीमेल्स माएँ जो हैं ख़ास करके सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फैमिलीज़ एंड किड्स स्पेशली। क्योंकि जो मेल है उनसे हम बात करें ना तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये भी तो रात को आते हैं, जब हमारे पास आते हैं ये भी तो रात आते हैं। लेकिन ना वो देखें, अल्लाह ताला ने ना डिवाइड किया हुआ है हर चीज़ का रोल। तो मदर्स का काम है कि बच्चे को प्रॉपर टाइम दे, दैट्स द वन रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं। तो ये जो है पेरेंटिंग, उसको भी इम्प्रूव करें, चाइल्ड निगलेक्ट को कम करें। और अगर 2 साल के बाद बच्चा ये चीज़ें खाता है तो ये डेंजरस है, इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि मिट्टी खाने से, गंदी चीज़ें जाने से वर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाती है, और इसकी वजह से जब वर्म्स पड़ते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी और कम हो जाती है। ये भी एक फैक्टर है, सही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी फैक्टर है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, लेकिन वो फिर एग्रीवेट कर जाता है। मिट्टी खाने से वर्म्स
करते हैं। और फिर जब आयरन डेफिशिएंसी होती है भूख लगनी भी कम हो जाती है। अच्छा, जब भूख लगनी कम हो जाती है फिर वो विशियस साइकिल चलता है कि वो फिर बच्चा कम खाता है, फिर और आयरन डेफिशिएंसी हो जाती माई है, प्लेट लेके पीछे बच्चों पीछे की पीछे घूम भाग रही जाती होती है है। इसी वजह से। हाँ, और ये एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपके ना प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जब अगर माँ पीछे पीछे ना प्लीज़ भागें बच्चों के, फिर अगर नहीं खाता तो ना खाएं और उसको ऑफ़र ना करें फिर कि जी वो कहें कि जी जो, क्योंकि ना हमारे घरों में पहले ये होता था जब ये नहीं होता था, चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो घर में जो बना होता था तो बड़े कहते थे यही खाना है। हाँ, तो अभी जो लेटेस्ट है जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसको सारे फॉलो करते हैं या जिनकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो घर में बना है बच्चे को वही करें, वही ऑफ़र करें और उसे कहें यही खाना है। और उसमें ये होता है ना कि माँ कहती हैं चलो ये नहीं खा रहा है तो मैं शवारमा मंगवा देती हूँ, मैं चिप्स मंगवा देती हूँ, नूडल्स बना देती हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। उन्हें कहें कि जी जो बना है वही खाना है और इसमें कितने दिन नहीं खाएगा। तो अक्सर जब अब रमज़ान भी गुजरा है तो मैं माँओं को ख़ास करके ये मिसाल देता हूँ कि देखें हम 80+ kg के हैं या ज़्यादा एडल्ट हैं, हम में ज़्यादा है सारी चीज़ें कंट्रोल करने की। तो मैं कहा जब रोज़ा खुल रहा होता है, मैं कहा 5-10 मिनट पहले हम सारे बैठ के यही दुआ कर रहे होते हैं कि यार जल्दी रोज़ा खोल दें, क्योंकि हमें भूख लगी होती है। ठीक है, तो मैं कहा हाउ इट इज़ पॉसिबल, एक छोटा सा बच्चा जिसको क्या कहते हैं कितने रिजर्व्स भी नहीं है तो वो कितनी देर वो भूखा रह सकता है। कुछ माएँ तो आगे कहती हैं कि डॉक्टर साहब कसम से ये कुछ नहीं खाता, मैं पूरा पूरा दिन ना दूं तो ये कुछ नहीं खाएगा। तो मैंने कहा ये पूरा पूरा दिन तो मैं भी ना कुछ खाऊं तो मैं भी शायद से इतना बैठूं ना आराम से, मुझे भी लेथार्जी हो जाएगी। तो मैं कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उनको समझाना पड़ता है और आजकल जो पीछे पीछे भागना होता है वो बिल्कुल नहीं भागना और कोशिश करें इनकी डाइट इम्प्रूव करें, बैलेंस डाइट दें। सर एक ही गाची चीज़ है, ये भी खाते हैं बच्चे भी। हाँ जी। और अब तो नेट पे अवेलेबल हो गई है, बड़ों के लिए तो वो अवेलेबल हो गई है कि ये खाने वाली गाची जो है ये अवेलेबल है, तो इसको खानी चाहिए क्या? देखें जो भी चीज़ न्यूट्रिशियस नहीं है उसको खाने आपको पता है ना गाची है क्या चीज़? जी जी, मैंने तख्तियाँ लिखी हुई हैं। जो तक गाची होती थी ना, शायद आपको पता हो कि गाची जो होती है ना वो तख्ती पे एक होती थी करने के लिए ना, वो एनिमल वगैरह वो करने के लिए। हाँ। तो वो हम करते रहे यूज़ और हमने लिखी हुई हैं तख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे एग्जैक्टली पता है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती थी ना ज़्यादातर, हाँ। तो वो अपने बच्चों की गाची खाती थी। इन 80s 90s की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो गाची तो देखें न्यूट्रिशियस नहीं है, वो तो हेल्थफुल नहीं है बच्चे के लिए या बड़ों के लिए भी। अच्छा, मोस्टली लोग क्रेविंग की वजह से भी खाते हैं, तो इसका कोई नुकसान है कि ये जो क्रेविंग के तौर पे खा रहे हैं? देखें क्रेविंग होती है एक तो वो मैंने कहा स्ट्रेस की वजह से, दूसरे एक जो स्टडीज़ है ना उसमें देखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी से इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो जिन बच्चों में या बड़ों में भी, इवन अडल्ट्स में भी, क्योंकि जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उनको क्रेविंग होती है। कच्चे चावल खाती हैं लड़कियाँ, बर्फ़ खाती हैं, ठीक है, गाची खाती हैं, चौक खाती हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खाने से उनको ना ज़रा वो बाज़-औक़ात तो वो चीज़ें और भी खाना शुरू कर देती हैं। तो ये इसका फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही होता। मगर सर ये जो खाने वाली गाची मुतारिफ़ करवा दी गई, इसका कोई नुकसान एग्जैक्टली है? देखें खाने वाली गाची क्या है? खाने वाली गाची के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, उसमें है क्या, या शायद उसका टेस्ट उसके मुताबिक किया गया है, उसमें कोई चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है, जिस तरह के फोर्टिफाइड करते हैं, तो उसके मुताबिक ये फ़ैसला किया जा सकता है कि जी ये कैसी है। लेकिन ये कहा जाए कि मुझे इसका आइडिया नहीं है तो मैं कहूँ जी खा लें, तो इस फोरम पे ये रिकमेंड करना विदाउट इसका नॉलेज के कि जी ये ठीक है या नहीं, विदाउट इसकी स्पेसिफिकेशंस, हाँ। तो वो हम नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि वो चीज़ जो कि नॉन न्यूट्रिशियस है, जिसमें कोई विटामिन नहीं है, जिसकी कैलोरिक वैल्यू नहीं है, वो खाने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि बाज़ लोगों में तो होता है ना, कहते हैं कि जी सिर्फ पेट के मसले मसाइल आते हैं, तो ये इनका कंसेप्ट गलत है। उसकी वजह से आपकी बॉडी सारी चीज़ लिंक्ड होती हैं, इससे रेस्पिरेटरी, सांस के मसले, दिमाग के मसले, आँखों के मसले, मसल्स, बॉडी, जो बोन्स के मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए जब भी कोई चीज़ खाएं, अगर कोई बाहर से लेके खा रहे हैं, तो घर में बनती है ना, जो बाहर से लेके खा रहे हैं वो ज़रूर देखें कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। इवन के बाहर के मुल्क में आप जाती रहती हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें तो वो FDA अप्रूव जब तक ना करे ना हो तो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल ही नहीं सकती, नॉट इवन ऑनलाइन, नॉट इवन एनीवेयर, कोई अपने पेज पे कहीं पे भी सेल नहीं कर सकता। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।
अच्छा, आज हम मट्टी खाने के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अजीब किस्म की चीज़ें हम खा लेते हैं छोटी छोटी उम्रों में, बच्चों को देखते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, और उसके बाद बच्चों की वो हैबिट्स बन जाती है, फिर नाखून खाते हैं, मुंह में बस हाथ लेके बैठे होते हैं, जर्म्स, बैक्टीरियाज, ऐसी बहुत सारी। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे ना, जिंक की कमी, आयरन की कमी भी हो जाती है, डेफिशिएंसीज होती हैं बच्चों के अंदर, ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे उनको ना जूतों की पॉलिश की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि तुमने बचपन में जूते बड़े खाए जो तुम्हें जूते की पॉलिश पसंद है। तो ये करीब से सूंघो तो नुकसानदेह होती है। देखिए, बेसिकली ये एडिक्शन की एक टाइप होती है। जब ये कोई बंदा अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर कोई शू पॉलिश करता है तो ना उसके वेपर्स होते हैं, इसकी स्मेल होती है, वो आपको विदाउट एनी इंटेंशन आपके ना स्मेल के ज़रिए आपके फेफड़ों में जा रही होती है, जिसकी वजह से ना आपको एक सूदिंग इफेक्ट आता है। तो वो अगर एक प्रोलॉन्ग पीरियड की आप लेते जाएँ तो वो बंदे को उसकी एडिक्शन हो जाती है, तो फिर वो आस्ता आस्ता अनइंटेंशनली उसका आदी हो जाता है। तो फिर अगर वो ना लें तो उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि मैंने अब ये देते हैं कि ना जो पेट्रोल पंप पे लोग होते हैं, अक्सर आप देखें कि उनको ना वो एडिक्शन करते हैं, स्निफिंग करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जी पेट्रोल जब वो डाल रहे होते हैं, या आप भी जब हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएं तो आपके ख़ास किस्म की हल्की सी स्मेल आती है। हाँ। हम तो थोड़ी देर थोड़ा एक्सपोजर होता है तो हम निकल जाते हैं, या बाज़ात नहीं भी अपने शीशे नीचे करते तो पता नहीं चलता। लेकिन जो बंदा कंटिन्यूसली 12 घंटे या 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, तो वो अनइंटेंशनली वो उसकी आदत डल रही है उसको, क्योंकि उसकी इवेपोरेशन होती है, ऑयल की वेपर्स बनते हैं जो कि सांस की नाली में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आस्ता आस्ता उसकी एडिक्शन होती है, और जब तक वो उसकी सांस में चले ना जाए तो उसको सुकून नहीं आता। जस्ट तो लाइक इसका नुकसान तो है ना। डेफिनेटली इसका नुकसान है। उसकी वजह से बड़ी इरिटेबिलिटी होती है, बंदे का कॉन्शियस लेवल्स, कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाती है, उसको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर जब एक ख़ास एडिक्शन से आपकी चीज़ें पूरी ना हो रही हों, सेटिस्फेक्शन ना हो रही हों, तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप से फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। इस तरह फिर एडिक्शन पे बंदा और बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जो है कि जब भी आपको ये महसूस हो कि जी हो रहा है, तो अपने किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर से, ख़ास करके जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है ना, जो एडिक्शन में, उसकी अपनी विल होती है कि वो कितना विल से इसको कम करता है। और उसमें फैमिली की सपोर्ट, डॉक्टर की सपोर्ट जो कि उसके साइकोलॉजिस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा अपनी सपोर्ट कि वो इससे जान छुड़ाना चाहता भी है कि नहीं। अच्छा, ये जो बर्फ़ खाने वाली बात पूछना चाही थी मैं कि बर्फ़ को तो आप लोग कहते हैं ना डॉक्टर सारे कि लिक्विड इनटेक अच्छा है, पानी पियो, बर्फ़ भी मुंह पे जाके तो घुल जाती है, पानी बन जाती है, पर ये नुकसानदेह क्यों होती है? इसके लिए क्यों कहा जाता है कि बर्फ़ खाने की आदत अच्छी नहीं है? देखिए, उसकी वजह से बर्फ़ जो होती है ना, वो इज़ ए सॉलिड फॉर्म, जो फ्रीज फॉर्म है वाटर की। जो फ्रीज फॉर्म होते हैं ना, तो उसकी वजह से आप जब एक अननेचुरल पानी पीना तो नेचुरल है ना चीज़, तो उसमें जब आप सॉफ्ट को ब्रेक करते हैं, बाइट करते हैं, तो आपका जो टूथ एनेमल है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो होती हैं केरीज होने शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपको जो है रिफ्लक्स, जो कि गर्ड वगैरह, वो होना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करें, ये ना लें। लेकिन ये वैसे मैं आपकी स्टडीज़ ये है कि एक स्टडी ऐसी भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसका कंट्रोल आपके ब्रेन से होता है। तो ये देखा गया है कि जो फीमेल्स वो होती हैं ना, वो देखा गया है कि जो बर्फ़ खाती हैं उनका ना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन की तरफ, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक वजह होती है कि वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो कहते हैं हम बर्फ़ खाएंगी या कुछ चीज़ खाएंगी, हमारी ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जैसे कि है कि जब आप खाना खाते हैं ना, तो ब्लड फ्लो सारा आपका गट की तरफ चला जाता है, ब्रेन में कम हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जी अगर आप बर्फ़ खाएं तो थोड़ा सा ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो एक ख़ास अगर डिटेल में जाएँ तो लोगों को शायद इसका डोपामिनर्जिक फ्लो बढ़ जाता है ब्रेन के रिसेप्टर्स का, जिससे उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये भी एक रीज़न होती है जिससे बार बार वो बर्फ़ खाते। लेकिन अच्छा, ये जो बच्चे चाबियां बाप की गाड़ी की लेके तो ऐसे दांतों में लगाते रहते हैं, तो वो दांतों में बैक्टीरिया, चीज़ें, जर्म्स, तो गंदगी तो होती होगी जी, ये भी नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह डेफिनेटली होता है। लेकिन उसमें माएँ दे देती ना, बच्चे रो रहे हैं, छोटे से बच्चों को बाप की गाड़ी की चाबी दे देंगी। देखें, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर रो रहा है तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि ना ये फिर फॉरेन बॉडी के पे हमारा एक अलग से लेक्चर बन जाता है कि 4 साल तक जो बच्चे के दांत नहीं आते, सही तरह प्रॉपर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 4 साल तक बच्चे को चबाने वाली कोई चीज़ ना दें। ये तो चाबियाँ हैं ना, ये तो हार्ड है, क्योंकि बच्चों को जब ये इस उम्र में बड़े एक्टिव होते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो मुंह में चीज़ रख के ये भागते हैं, तो
तो जब भागते हैं तो सांस की नाली के अंदर जा सकता है। जब सांस की नाली के अंदर चला जाता है तो फिर बच्चे को सांस में मसले की वजह से खुदा ना खास्ता बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बच्चों को डेथ भी इवन की हमने रिपोर्ट की हैं। और फिर अगर वो कोई चीज़ ऐसी है कि अगर जो मैदे की नाली में चला जाए वो तो चले फिर भी हम एक ख़ास टाइम के बाद उसको निकाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन रेस्पिरेशन जो कि रेस्पिरेटरी काम है, अगर वो रुक जाए, सांस रुक जाए तो वो बड़ा ख़तरनाक है। इसलिए 4 साल तक बच्चों को चबाने वाली चीज़ कोई ना दें जब तक उनको अपना होल्ड ना आ जाए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहराम। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम उसके ऊपर जाएंगे और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, रहनुमाई का शुक्रिया। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आज डॉक्टर शाहराम तो चले गए, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा जब शो कर रही होती हूं तो आपको पता है बिल्कुल मैं फैमिली वाला शो करती हूं, जो रोज़ खुद सीखती हूं, कुछ देखती हूं, वही मैं आपके सामने लेकर आती हूं। अभी मैं डॉक्टर साहब से, इखलाक भाई कहाँ गए हमारे, इखलाक भाई से बोलिएगा वो मुझे कार्ड दे जो डॉक्टर शाहराम वाला है। अच्छा, तो डॉक्टर शाहराम अभी मुझे बड़ी ऐसी चीज़ें बता के गए जिसमें मुझे आज उन्हें बताया कि फ़राल के कुछ टेस्ट थे 10 साल की। आई एक सेकेंड, आप बेटा कौन? पैसे चाहिए हैं? पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? अच्छा मैं आपको देती हूँ। इखलाक भाई कहाँ है बेटा? मौलवी हैं? बाहर है, उनको बुला के लेके आओ। 1000 रुपया। 1000 रुपये आपको इससे ज्यादा दूंगी, आप उधर बैठ जाए। हाँ मेरी टीम किधर है, क्या हो रहा है बेटा? एक सेकंड। अच्छा अच्छा सुनो, एक सेकंड, क्या हो गया? किसने अंदर आने दिया आपको? अरे पता नहीं। चैनल में कैसे आए हो? इधर अंदर कैसे आए बिल्डिंग में? वो नीचे। क्या नीचे से? नीचे से है। एक सेकंड भाई, आप कौन है? आप कौन है? मौलवी किसी को बुला के लाओ, इधर आओ। जाओ, किसी को बुला के लाओ। जाओ। एक सेकंड भाई, आप बेटा इनको पकड़ो, इनको तो पकड़ो। ए मेरे पास क्यों आ रहा? एक सेकंड, ए क्या हो गया है? कोई है? ये बाहर क्या है? बाहर से टीम किधर है मेरी? किसने बुलाया आपको? अच्छा मौलवी जाओ बुला के लेके आओ टीम को। एक सेकंड उधर तो रहो। एक क्या चाहिए क्या बेटा? देव बैठो, देती हूँ। अरे तुम लोग एक सेकंड देती हूँ, बैठो। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। कौन है भाई? कहाँ से आए? इधर आओ। कौन है ये? अच्छा भैया क्या मसला क्या है? कहाँ से आए? एक सेकंड, जाओ जाओ, हाँ जाओ 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 जाओ, शाबाश। मैं पैसे देती हूँ। इखलाक, फिर मैंने कारोबार पे जाना है ना। कारोबार पे जाना है? हाँ। वो अभी किसने भेजा है मुझे बताओ? मेरी अम्मी ने। अम्मी ने भेजा है? आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? आपको? हाँ सामने कभी तुम्हें किसी ने भेजा है? नहीं ये है ना, है ये है ना। तुम्हें मेरी किसी टीम ने भेजा है ना? शरारत कर रहे हो? अब्बी ने भेजा मुझे। किसने? अब्बी ने। तुम किधर आए हो तुम्हें पता है? नहीं मुझे मेरा लाइव शो जा रहा है। हाँ लाइव जा रही हूँ मैं इधर। जा रही हूँ? लाइव जा रही हूँ। मुझे फिर पैसे दे दो, मैं चला जाता हूँ। पैसे मैं दे दूंगी, आप सच सच बताओ नाम क्या है? कब दे देगी मुझे पैसे? मुझे नाम बता दो, सच्ची सच्ची बता दो कौन? मेरा नाम एक वो एक मुझे गुंगा है, वो बोलना शुरू हो गया। और ये जो दिखला शुरू हो गई हूँ मैं। इस बार नहीं बनने वाली बेवकूफ, सच सच बताओ तुम लोग को किसने भेजा है? अली एनके ने, अली राना ने, इमरान ने, बताओ किसने भेजा है? पकड़ेगा? बता दो, टाइम कम है, बता दो। भाई ने भेजा। पक्की हो गई हो, मुझे पता चल गया है कि तुम लोग मेरे साथ मिल के, क्योंकि जब कोई कहानी होती है ना मेरे कान में से पीछे से आई भी हो जाती है। अब मैं बहुत तेज हो गई हूँ, मगर एक बात बताऊँ, सिर्फ तुम अपने माइक की वजह से पकड़े गए हो। तुमने ये माइक ना लगाया होता, देखो कैसे लगा दिया। तुमने माइक ना लगाया होता ना तो मुझे डाउट होता कि तुम कौन हो, कैसे आए हो, अंदर आए हो। ठीक है भाई, ये मैंने ड्रामा नहीं किया, ये देखे मेरे हाथ जोड़ के, मैं मेरे पीछे ना पड़ जाइए। अच्छा तुमने अब पैसे तो दे दें।
पैसे दे दूंगी, चुप करके बैठना से पैसे दे दे मरे। अच्छा ये घंटा लगाया, ये मैं कहीं इस बाहर show के मांगता बाद तो मुझे में- मिल जाने थे। देखो मैंने कहीं देखा है तुम लोग को, कहीं टिकटॉक पे आते हो, जी। कुछ तो है तुम लोग की फिल्म, क्या करते हो? यही एक्ट करते हैं हम। हाँ Basically देखा है pranks मैंने करते तुम हैं। लोग का, क्या एक्ट करते हो, किस किस तरह की परफॉर्मेंसेस करते ये हो? जब मैं जाता हूँ ना मांगने, हाँ। कोई देता तो है नहीं। मेरा सीन ये हुआ था, मैं अपने जीएफ के साथ मिलने चला गया था। जीएफ? हाँ छोटे थे तब जीएफ। जीएफ क्या होता है? मशूका। शर्म आई चाहिए, बगैरती के हद है, सारी चीजें प्रमोट नहीं, करूंगी मैं- मगर ऐसी मैं- बगैरती मैं- प्रमोट नहीं मैं- ये करूंगी, एक्ट के बारे में मारूंगी बता मैं, रहा लाइव मारूंगी। जीएफ वीएफ कोई चीज नहीं होती। नहीं, वो तुम्हारी दोस्त बहन को थे। कोई जीएफ बोले, कोई लड़का अच्छा दोस्त लगे तो तुम्हें था ना बगैरती मेरा। लगेगी, मुंह फाड़ दोगे तुम उसका, जाके टिन खोल दोगे उसकी, दोस्त ऐसी बात नहीं लेकिन करनी। छोटे थे तब। छोटे थे वो- बच्चे, इतनी अब क्या है, फैशन चल रहा है ना, इसलिए मैंने बोला। छोटे में भी अक्ल होती है, ये बगैरती है। देखो जो लड़का है ना, जो लड़का है चाहे छोटा क्यों ना हो, इज्जत वाला होता है, गैरत वाला होता है, जब अपनी बहन के लिए होता है उसी तरह दूसरे की बहन के लिए होता है। ये से सॉरी, हाँ, से सॉरी, sorry। हाँ अब कोई और स्टोरी सुनो। अब सही है, तो कोई और ये story एक हम एक्ट करते होते थे, ये वाला वो एक्ट के बारे में बताने लगा था आपको। सुनो। नहीं कोई और चलो, story। तो ये ना फिर मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक पे, 1 साल हुआ करीबन मुझे। अच्छा, तो ये काफ़ी वायरल हुआ था मेरा। किसके 53 साथ पहले किया? पहले मैं मॉडल टाउन पार्क में स्टार्ट किया, लड़की है। बैठी हुई थी उनके साथ प्रैंक किया। हाँ तो वो मेरी वीडियो काफ़ी वायरल हुई। है, तो जब वो वायरल हुई तो फिर तो मैंने ऐसी सोचा चुपके यार, से बनाते हो वीडियोस? हाँ जी चुपके से ही बनाते हैं। तो ये वीडियो ये बनाते हैं, कभी हम मिलके करते हैं काम। कभी ये बन जाते हैं, कभी आप बन जाते हैं। हाँ जी, मिलके। अच्छा, तो आप दोनों भाई हैं? नहीं दोस्त। दोस्त हैं। दोस्त, तो आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया? वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बड़े लोग करते हैं, बड़े होशियारी से, मगर आप लोगों को कोई पिटाई शिटाई कोई ऐसा हादसा हुआ? बहुत मार पड़ी है बस मुझे। लेट पहुंचे हमने एहसन भाई के साथ प्रैंक किया, लाइक काफी इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े टिकटॉकर हैं जिनसे प्रैंक, रियल प्रैंक किए हुए हैं। है? Real। तुम लोग ये माइक ना लगाते ना तो नहीं आज पकड़ा जाता। मैं वहीं से feel घेरे हुआ में आ जाती। तुम्हारा गेटअप भी अच्छा था, तुम बोल भी इसी तरह से रहे थे जैसे गूंगे हो जाते इसको ना, तो तो मजा बंदा आता ऐसे कि चले जो है ना, बेवकूफ। एम ये माइक ना लगाते, ऊंचा ऊंचा बोलते काफी हो जाता हाँ है ना। चलो अब तो अच्छा, पकड़े गए। अब इससे कोई पैसे वैसे भी कमा दो तुम लोग को? ये जी prank? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि पहले नहीं था, इनकम अब हो रही है। किस तरीके से, कहाँ से इनकम हो रही है? ये हम यूट्यूब से, यूट्यूब से? जी। उधर पूरे पूरे व्लॉग बना के लगाते हो? वहाँ पे ये प्रैंक्स ही फिलहाल लगा रहा हूँ जो अच्छा। टिकटॉक पे तो ये upload जो करते हैं। पिटाई शिटाई हुई है, कभी किसी ये लड़की ने पिटाई मारा ऐसे हुई है पीटा? कि मैं ना बेसिकली प्रैंक्स यूट्यूब पे लॉन्ग प्रैंक भी करता हूँ। हाँ तो मैं एक दफ़ा प्रैंक करने गया पार्क में, तो एक लड़की थी, उन्हें तो फड़ सोटी ली तो तोड़ी मेरे ते, तो मैं कमर दर्द बाਹਾਂ दर्द, उन्हें वाकई बहुत कुटिया सी मैनू। तो अब जो पहले जो होता था ना वो कर लेते थे हम, लेकिन अब जो ज़माना आ गया, जो दौर चल रहा है ना, पहले कैमरे का बता यार कैमरा लग गया तो वो कहते हैं अच्छा जी चलो ठीक है। हाँ, तो मगर अब किसी को ना कैमरा लग गया तो वो पहले कैमरा तोड़ता है। पहले कैमरा तोड़ता है यार। अच्छा हमारा टाइम खत्म हो गया है और ट्राई अच्छी थी मगर माइक की वजह से फड़े गए, तो अब मुझे वैसे भी कोई प्रैंक नहीं कर सकता, मैं अक्लमंद हो गई हूँ, आपसे मुलाकात करते कल, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो एहसन खान के साथ आपने प्रैंक किया था वो क्या था? वो रियल था, लाइक पब्लिक खड़ी हुई थी और मेरे दोस्त ने मुझे चैलेंज के, बड़े प्रैंक स्टार हो तो एहसन खान आपके सामने है, हो जाए 2 हाथ। मैंने कहा क्या चलिए। कर रहा था एहसन वहाँ पे, कहाँ पे था? ये एक इन्फ्लुएंसर का इवेंट था, कोई ज्वेलरी का उनका ना ब्रांड ओपन हुआ था। हाँ। तो वहाँ पे था, ये जौहर टाउन में ही। अच्छा, तो वो वहाँ अपने पे- स्टारडम में थे? जी जी, वो अपने बस लेडीज काफ़ी और ये वो सारे खड़े हुए थे, तो वहाँ मैंने उनके ऊपर लाइक गूंगा बन के जो प्रैंक किया था ना। क्या किया एहसन को क्या बोला? उन्होंने जब देखा कि ये वाकई गूंगा है तो उन्होंने मसलन के रियलिटी में ही कि यार गूंगा है, पहले इसके साथ सेल्फी ली जाए। हाँ। जब सेल्फी ले ली तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। तो उसके बाद उनका रिएक्ट, कुछ होते हैं बाद में हंस पड़ते हैं, लेकिन उनका वो रिएक्ट नहीं था, उन्होंने पकड़ के गर्दन से ही तो बाद में हंसे। लेकिन जो दूसरा मेरा प्रैंक था वो रजब के फादर के साथ था, क्योंकि वो रजब के प्रैंक में ही नहीं आते। अच्छा, तो उनके साथ जब मैंने प्रैंक किया, वीडियोस बन गई, गार्ड वगैरह तो मिले हुए थे सारे, लेकिन जब मैंने प्रैंक कर लिया सारा कुछ, उसके बाद जब मैंने बोला ना तो वो जो गुस्से में आए ना वो देखने वाला था। लेकिन खैर उसके बाद भी मैंने उनको गले लगाया तो खैर वो वहाँ हंस पड़े। रजब भट्ट गुस्से वाले हैं? नहीं, रजब भट्ट के फादर, उनके फादर? हाँ, उनके अच्छा। फादर के साथ तो जो रजब ने आपको कोई कुछ नहीं, रजब कहा के साथ मैं गुस्सा नहीं किया? रजब के साथ प्रैंक करने लगा तो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया। लेकिन लाइक वीडियो देखी होगी उन्होंने, मैं आपको देखता रहता हूँ, इनके प्रैंक बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो और बाकी किस अब किस मेरे- सेलिब्रिटीज के साथ आपने?
ज़ीशान रोकड़ी के साथ भी किया और काफ़ी एक्टरों के साथ किए, भूल गए अब तो। कितने व्यूज आ चुके हैं मैक्सिमम अभी कोई एक ऐसी वीडियो के ऊपर जिसको आपको लगता है कि सबसे मजेदार वायरल गई है? पूरे रमज़ान में कोई नंबर 5-4 पे रहा हूँ ट्रेंडिंग में, तो वाह। पूरे पाकिस्तान में तो लाइक काफ़ी ऐसी वीडियो। कौन कौन सी वीडियो ज्यादा वायरल गई है? रजब की मामा के साथ बहुत 22 मिलियन लाइक गई है, तो वाह। रजब के साथ 14 मिलियन, बाकी मेरी अपनी भी 14 मिलियन। यूट्यूब पे? नहीं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे भी जा रही हैं लेकिन मिलियन में नहीं, इतनी 4-5 मिलियन। लाइक जो ज़्यादातर जा रही हैं वो फेसबुक पे 35 मिलियन, लाइक इस तरह से फेसबुक। तो आप लोग कह रहे हैं कि जैसे टिकटॉक से आपको पैसा नहीं आ रहा अभी, है ना? नहीं अभी, मगर आपको यूट्यूब से पैसा आ रहा है जिससे आप तो ये आप कोई लंबी लेंथी वीडियो बनाते हैं जिसका क्या टाइम पीरियड कितना होता है? नहीं, मेरे ड्यूरेशन होती है 8 मिनट की। 8 मिनट की, ठीक है। लेकिन वो वो पूरा प्रैंक को 60 मिनट के अंदर जी, होता है। 8 मिनट के तो अंदर। उसके पैसे बन जाते होते हैं? जी, अब बन जाते हैं। तो अभी अच्छा सही चल रहा है सिस्टम? अभी वो शॉर्ट्स भी चीज़ तो नहीं अपलोड है। कर सकते हैं आप लोग छोटे प्रैंक्स हाँ, भी। छोटे से वो चीज़ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो फेसबुक पे नहीं शुरू किया काम? फेसबुक पे भी शुरू किया हुआ है, अच्छा, अब स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट हो जाएगा। तो अब fan आपके शो following- में आया ना तो वो हो जाएगा। और तो फैन फॉलोइंग हर अभी आपके हर मीडियम पे चल रही है। हाँ जी। टिकटॉक का कैसा रिस्पॉन्स आता है? टिकटॉक का बहुत अच्छा आता है, लेकिन अप डाउन होता रहता है। तो लोग तो टिकटॉक से पैसा कमा रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कमा रहे? ये भी सवाल है। उनके ना अकाउंट बने होते हैं यूके, हमारे बने हुए हैं, लेकिन उन पे हम वर्किंग नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमारा 4 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, 4 इसकी हैं, हम 2 बंदे कौन से चलाएं। लेकिन 4 अब प्लेटफॉर्म कैसे है? क्यों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मगर इंस्टा से भी पैसे तो नहीं आते? लेकिन वो चलाना तो पड़ता है ना। हाँ, अपने काम के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। बिल्कुल, ठीक वो है। इसलिए तो फेसबुक से भी अभी आपको पैसे आने तो कोई शुरू नहीं? नहीं, फेसबुक पे नहीं आए, लेकिन हो जाएंगे अब। अच्छा, उसका हो चुका हुआ। तो अभी मंथली कितना कोई कमा लेते हैं? जो आप प्रैंक वगैरह इस तरह से वीडियोस बनाते हैं, कितना कोई मंथली कमा लेते हैं? मंथली अभी 1.5 के करीब। 1.5 लाख? हाँ। तो गुजारा हो जाता है फिर 1.5 लाख में अभी? बस सब भी चल रहा है, आपको बता तो रहे हैं। 25,000 वाली जॉब याद है ना? जब तो 25,000 1.5 को वाली जॉब half देखते हैं ना। 75 नहीं, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अलग अलग है। चलो फिर 1.5 भी नॉट बैड, कुछ कमाई तो बिल्कुल आई अलग, हाँ है। जी। आप भी 1.5 कमा लेते हैं मोस्टली, आप भी, है ना? किसका अकाउंट अभी आप दोनों में से ज्यादा वजनी चल रहा है? सेम ही चल रहे हैं, इसकी भी जो ना वायरल हो तो मेरी भी नहीं होती है। ये पता नहीं क्या सीन है, बस वो जब इसकी निकल जाए तो मेरी भी निकल जाती है। मतलब रल मिल के चला रहे हैं मिल के दोनों, चला रहे हैं। एक ये होता है मुखलसपन। हाँ, ये जब तक हमारे दरमियान रहेगा दोनों में। अच्छा, हम दोनों ने अच्छे मिलकर चलेंगे। तकरीबन कोई 1-1.5 महीना, मैंने इससे कहा है कि हम अगर मिलके काम करें ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम 1-1.5 महीने में हमने बहुत कुछ कर लिया। वाह। बस मैं आपको आखिरी में यही कहूँगी कि जिस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही अच्छा काम कीजिएगा माशरे में, अच्छे कंटेंट के अच्छे मैसेज को जो है ना हाँ, प्रमोट family कीजिएगा content होता है, साथ बहुत में। मजे का होता हाँ, है। कोई ऐसी शरारत ना कीजिएगा कि जो किसी की बहन बेटी को बुरी लग जाए, किसी की इज्जत में कोई हर्ज आ जाए, कोई ऐसी हरकतें जो किसी का अगर हम दुपट्टा किसी लड़की के खींच, साथ- प्रैंक वाले में दुपट्टा खींच लेते हैं, आपको पता है। नहीं, हम अगर किसी लड़की से प्रैंक ऐसी कर भी हरकत लेना नहीं करनी है। तो उनकी इजाजत के बगैर अपलोड नहीं करते। क्योंकि अगर हमारा कोई इस्लामिक इजाजत दे रूल भी ना तो आपने इस तरह की चीजें हाँ, नहीं नहीं, दिखानी, नहीं, बहनों की तरह ज्यादा- बोल रही हूँ, किसी ज्यादा का गलत दुपट्टा है। खींच लेना या किसी को गले लगा लेना, किसी का हाथ पकड़ लेना फजूल का एक्ट में भी कोशिश कीजिएगा, ये ना कीजिएगा। बाकी मेरी बहुत दुआएं और आपकी ऑडियंस देखेगा, अगर आप इन चीज़ों से पाक रहेंगे ना, आपकी ऑडियंस में आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ 1 ना शुद्ध 2 शुद्ध बल्कि 4 शुद्ध डबल होगी। इंशाल्लाह। ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छाई को सबको मिलके प्रमोट करेंगे तो फिर भागेगी, और कंटेंट अच्छा चाहिए। लगा के रखे दिमाग, ठीक है? वो तो लगा ही रहे होते हैं हम। वाह जी, दिल भी लगा दिया, दिमाग भी लगा दिया, ऐसे ही। और पैसा खुद ब खुद छप्पड़ से आएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का, बेस्ट ऑफ लक, और आपसे मुलाकात करती हूँ फिर से।